हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग इन्वायरमेंट की जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपकी कल आ चुकी है, नमामि गंगे प्रोग्राम। तो उसके बारे में डिस्कस किए थे हम लोग डिटेल में, तो उस आर्टिकल को ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन में पुट कर दूंगी, आप लोग जो है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही कल क्या हुआ कि 4 बजे की जो वीडियो थी वो शाम के 7 सवा 7 में आ पाई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं प्रीमियर में सेट कर दी हूँ, बट वैसा कुछ हुआ नहीं था। और ये एकदम से माइंड से मेरा स्किप कर गया। जब मैं 6 बजे देखने के लिए यहाँ पे ओपन की तो फिर मैं देख रही हूँ कि अच्छा ठीक है ये मैं सेट ही नहीं की, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। और मैं ये कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से ना हो, डेली आपको 4 बजे ये वीडियो ज़रूर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों टॉपिक हम लोग देखेंगे। पहले ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखेंगे। एक न्यू गाइडलाइन लेकर आया गया है कि ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है हमारे कंट्री में, और कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है, एक रिपोर्ट है, इसके बारे में हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में देखेंगे। फिर लिविंग प्लानट रिपोर्ट है, अगेन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो ये दोनों दोनों रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है ये काफ़ी डिटेल में दिया गया है, थोड़ी लेंदी आर्टिकल भी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर जो है उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन मैं पूछी थी, आप लोग आंसर बिल्कुल भी नहीं दिए हो, तो ऐसा मत कीजिए, आंसर दिया कीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर आप लोग को फिर आप ही लोग को प्रॉब्लम होगी। चलिए पहले देखते हैं इंडियन टेररिज्म पूल क्या है, इससे देखेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि किसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो कि फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी फिजिकल डिलीवरी होता है इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट का। थर्ड है कि इनोवेशन इकोसिस्टम क्या है। तो आइए एक एक करके तीनों देख लेते हैं। ये जो आपका बोला जा रहा है टेररिज्म पूल, तो इंडिया के द्वारा 2002 में इस तरीके का टेररिज्म के लिए एक पूल बनाया गया था। यानी कि जैसे आप देखते हो कि आतंकवादी हमला होता है, तो उसमें आतंकवादी हमले में लोगों की जान तो जाती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा डैमेजेस, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। चाहे आप पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करो या फिर लोगों के लाइफ के बारे में बात करो, हर एक तरीके से डैमेज ही होता है। टेररिज्म से कभी भी कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। तो जो भी डैमेज होता है, कोई भी लॉस होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कम करने के लिए और ये सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे टेररिज्म पूल लाया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है जो कि फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया का। साथ ही इनोवेशन इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिसमें कि इनोवेशन हो सके। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी इनोवेशन अच्छा खासा होता ही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, बट और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होना चाहिए कंपनीज़ और अदर एंटिटीज़ का, सो डैट वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और जो भी आइडियाज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल हो सके। तो इस तरीके का इकोसिस्टम बनाना है। फाइन, तो बहुत ही सिंपल है, चीज़ों को आप लोग समझिए, अपने लैंग्वेज में लिखने का और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, तो अल्टीमेटली आपको हर एक स्टेज में कहीं भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। चलिए आइए, एक आर्टिकल हम लोग ने डिस्कस किया था नमामि गंगे प्रोग्राम का, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन तीनों आर्टिकल कंप्लीट कर लेती हूँ, तो फिर आप लोग को कल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट से। तो ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। कहने का क्या मतलब होता है? ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि जैसे कि आप देखते हो कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो पानी होता है उसको हम लोग सरफेस वाटर कहते हैं, अर्थ के नीचे जो पानी होती है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, और इसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। न्यूज़ में इस बार इसलिए है क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा, जो कि काम करते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर, उनके द्वारा कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस लाया गया है जिससे कि जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का उसको लिमिट किया जा सके। तो हमारे यहाँ क्या स्टेटस है, किस तरीके से ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है, ये अगर आप लोग को पता होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तभी आप लोग आगे की चीज़ों को समझ पाओगे। तो पहले आप लोग देखो कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऐसी कंट्री है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है, और हम लोग 253 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितना होता है उसका 25% जो सिर्फ इंडिया में ही एक्सट्रैक्शन होता है। यानी कि हम लोग जो पानी का उपयोग करते हैं, और वो पानी जो कि ग्राउंड वाटर में है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले हम ही हैं। अगर आप लोग देखोगे 6881 असेसमेंट यूनिट से 17% को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया कि ओवर एक्सप्लॉयटेड है। ओवर एक्सप्लॉयटेड कहने का मतलब है कि ठीक है, आप लोग इरिगेशन करने के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ठीक है,
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, जब वहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं मिसयूज़ होने लगता है, तब उसको ओवर एक्सप्लॉइटेड कहते हैं। तो यहाँ पे 17% ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है, 5% यहाँ पे क्रिटिकल है, 14% यहाँ पे सेमी क्रिटिकल है और 63% यहाँ पे सेफ़ है। तो इस तरीके का यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। लेकिन इस कुछ स्टेट के बारे में देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स हैं। तो देख सकते हैं आपका भी स्टेट में से इसमें आ सकता है। ये है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ऑब्वियस है कि वो सारे स्टेट होंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर खेती बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो सारे स्टेट में जो है ना मेजोरिटी। हमारे यहाँ आप देखो कि खेती में बहुत ज़्यादा पानी जाता है। 87% जो ग्राउंड वाटर वेल है वो यहाँ पे मार्जिनल, स्मॉल या सेमी मीडियम जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे कंट्री का अगर माइनर इरिगेशन सेंसस 2013-14 का देखेंगे तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि 87% जो ग्राउंड वाटर वेल्स है वो यहाँ पे जो मार्जिनल, स्मॉल और जो सेमी मीडियम जो किसान भाई होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग कितना तक है, तो 4 हेक्टेयर्स तक है, तो उन वही सब इसको ओन करते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है कि कैसे इंडिया में जो है ग्राउंड वाटर यूजर्स होती है। अब आगे आगे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ आपका न्यू गाइडलाइंस लाया गया है, और न्यू गाइडलाइंस में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसी के बारे में देखते हैं। न्यू गाइडलाइंस में सबसे पहली पॉइंट है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर नया और एग्जिस्टिंग जो आज के डेट में चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रोजेक्ट है, या फिर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है, या फिर कोई बल्क वाटर सप्लायर्स है, ये कोई भी तरीके का अगर प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। यानी कि अगर ग्राउंड वाटर को विड्रॉ करना है तो ऑब्वियस है कि ग्राउंड वाटर को विड्रॉ करते ही है ये लोग, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते ही है ये सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अगर करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इट मीन्स कि उस एरिया में जहाँ पे भी इंडस्ट्री बनाया जाएगा, जहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटीज़ होंगे, या फिर जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपका क्रिएट किया जाएगा, तो वहाँ के ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये एक मैंडेटरी कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड में मैंडेटरी, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। सेकंड है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया, यानी कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया में, वो सिर्फ यहाँ पे किसको ग्रांट किया जाएगा, तो एमएसएमई सेक्टर्स वाले को किया जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो आप लोग समझ सकते हो कि एमएसएमई जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे कंट्री में, जिसमें कि आप लोग डेवलपमेंट देख सकते हो विथ ईच एंड एवरी अदर सेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, कहा जाता है कि मोर देन 40% है। हमारे जीडीपी में भी मोर देन 30% यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है। साथ ही साथ आप देखो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है, और गरीब लोगों का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान हो जाता है, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा सहायता भी मिलता है। तो ये सारी ऐसी फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे एमएसएमई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, और इसलिए यहाँ पे एमएसएमई के लिए एक अलग से फंडा रखा गया है कि उनको सिर्फ ग्रांट दिया जाएगा ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया में। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया जैसे अभी हम लोग देखिए कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये वाले एरिया में भी अगर एमएसएमई ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे परमिशन मिल जाएगा, यानी कि ओ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे नहीं आराम से उनको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे कुछ एग्जामेशन भी रखा गया है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको किसको किसको यहाँ पे किस किस क्राइटेरिया में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो 5 यहाँ पे कैटेगरी है जिसको कि छूट मिला है कि वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहला है कि जो डोमेस्टिक कंजप्शंस है, यानी कि इंडिविजुअल का जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर अर्बन एरिया में हो, पानी पीने के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए, पानी पीने के लिए अगर ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एनओसी लेने का ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि डेली आप पानी पी रहे हो और डेली आप लोग जो है नहा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो उसके लिए अगर आप लोग को एनओसी लेना पड़े तो एक अलग लेवल का प्रॉब्लम है, लेने वाने के लिए भी एनओसी अवेल करने वालों के लिए भी, और एनओसी को यहाँ पे परमिट करने वालों के लिए भी। साथ ही यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे हर एक स्टेट का भी है, साथ ही गवर्नमेंट का भी है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी है। हर घर बिजली का जल, पेयजल पानी, या फिर इस तरीके से है बहुत सारे, बिहार स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स है उसको भी छूट मिला है। साथ ही आर्म्ड फोर्स है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर आर्म्ड फोर्स इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, तो इनको भी अलग तरीके से छूट दिया गया है। फोर्थ यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी आप लोग समझिए कि इसको यहाँ पे छूट दिया गया है। फिफ्थ है कि यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को भी, जो कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर को लेस देन 10 क्यूबिक मीटर पर डे अगर इस्तेमाल करेंगे
तो उनको भी यहाँ पे छूट दिया गया। तो ये एरिया आपका हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या गाइडलाइन है। तो इसके बाद है रिस्टोरेशन चार्जेस है, यानी कि आप लोग देखो कि न्यू कंडीशन के अंदर इस तरीके का जो एनओसी होल्डर होंगे ना, उनको अब यहाँ पे पे करना होगा ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन एंड रिस्टोरेशन चार्जेस, जो कि यहाँ पे कितना एक्सट्रैक्ट किया गया है पुराने जो प्रोविजन थे उनके कंपैरिजन में नहीं, लेकिन कुछ अलग है यहाँ पे। यानी कि अगर आप रीस्टोर कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो उसके लिए भी चार्जेस होगा, यानी कि नहीं करने का चार्जेस होगा, लेकिन रीस्टोर करने का भी जो है, जितने भी यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होल्डर है तो उनको क्या होगा ना कि उनको अब यहाँ पे पे करना होगा। अगर हम जैसे मेरे पास है, ठीक है, तो अगर मेरे पास है तो मेरे को यहाँ पे पे करना होगा एब्स्ट्रैक्शन और रीस्टोरेशन चार्जेस के लिए, यानी कि ग्राउंड वाटर को मैं रीस्टोर कर रही हूँ लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ के लिए इनको भी यहाँ पे जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, जो कि यहाँ पे सीवेज आप देखोगे बड़े बड़े सोसाइटी होते हैं, रेसिडेंशियल सोसाइटी बड़े बड़े आपके सोसाइटी होते हैं बहुत बड़े हेक्टेयर ऑफ लैंड में, जिसके अंदर छोटे छोटे बिल्डिंग्स होते हैं, छोटे छोटे नहीं उसमें भी लंबे लंबे बिल्डिंग्स होते हैं। तो उस तरीके की सोसाइटीज़ में जो है अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसको अगर इंस्टॉल करना है तो उनको यहाँ पे एनओसी लेना होगा। और अगर ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट जो है 20 क्यूबिक मीटर पर डे है तो यहाँ पे एनओसी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कंडीशन में आप देखोगे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, यानी कि कचरे जो निकलेंगे इतना ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस से जो कचरे निकलेंगे तो उनको ट्रीट करना है, और जो वाटर निकलेगा उसको भी ट्रीट करना है, तो फिर वो रियूजेबल हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपका एनओसी लेना ज़रूरी है। एनुअल वाटर ऑडिट भी किया जाएगा, हर एक साल जो है वाटर की ऑडिट की जाएगी कि हर एक क्षेत्र में आप लोग देखो कि कुछ एरिया ऐसा है हमारे देश में जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ एरिया में कम होता है। तो हर एक साल अगर वाटर की अवेलेबिलिटी को देखा जाए, ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर को अगर देखा जाए, उसको मेज़र किया जाए कि लास्ट ईयर के कंपेयर करके देखा जाए कि ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके नॉर्म्स के अधीन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो इससे क्या होगा ना कि सही तरीके से असेसमेंट हो पाएगा, फिर सही तरीके से प्लान लेकर आया जाएगा। उसके बाद जो ड्रिलिंग रिग्स है उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में आप देखोगे ये जो गवर्नमेंट होते हैं उनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि जो ड्रिलिंग रिग्स होते हैं, जो कि आप लोग देखो कि ड्रिल करते हो, जब अर्थ सरफेस से ड्रिल करके जो है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इस ड्रिलिंग रिग्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्ट करना है, जो कि मैं लास्ट लेसन में भी बताई थी कि वेटलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड से आप देखो कि वेटलैंड रहता है तो फ्लड की कंडीशन हो या फिर आपका जो ड्रॉट की कंडीशन हो, वो दोनों यहाँ पे टैकल हो पाता है। तो इसको भी रखा गया है। इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन देना है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है कमर्शियल यूज़ के लिए, और ये इंडस्ट्रीज़ के द्वारा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट के द्वारा, माइनिंग प्रोजेक्ट के द्वारा, बिना किसी वैलिड एनओसी के, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैंडेटरी है यहाँ पे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि इस तरीके का एनओसी नहीं ली है, तो उनके ऊपर यहाँ पे उनको कंपेंसेशन देना होगा। और उनको यहाँ पे कंपेंसेशन जो है ना, वो आप देखो कि मिनिमम कंपेंसेशन यहाँ पे 1 लाख तक का रखा गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे मतलब कि भारी नुकसान होगा। साथ ही पेनल्टी भी रखा गया है, यानी कि वो सारे डिपार्टमेंट या फिर वो सारे प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे एनओसी लिए हुए हैं, लेकिन एनओसी की जितने भी गाइडलाइंस है अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके साथ कंप्लाइंस नहीं कर रहे, तब उनके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगेगा। और पेनल्टी यहाँ पे 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच में है। तो ये समझ गए, यानी कि अगर कोई एनओसी नहीं लेकर भी काम कर रहे हैं और एनओसी लेने के बाद भी अगर कंप्लाइंस नहीं कर रहे, तो दोनों के लिए यहाँ पे पेनल्टी रखा गया है। टाइम पीरियड भी रखा गया कि अगर आप लोग मान लीजिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और आप लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 2 से 5 साल का समय है, यानी कि मिनिमम 2 ईयर्स मैक्सिमम 5 ईयर्स, जिसमें कि आपको एनओसी इशू होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि किस एंटिटी के लिए और किस सेक्टर्स के लिए यहाँ पे देना है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, सोसाइटी यहाँ पे बनानी है, या फिर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कुछ भी, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे अलग अलग यहाँ पे फील्ड है तो अलग अलग क्राइटेरिया है, तो अलग अलग यहाँ पे एनओसी यहाँ पे आपका इशू किया जाएगा। तो ये सारे कुछ न्यू गाइडलाइंस है जिसको ध्यान रखना है। अब कंसर्न क्या है इस गाइडलाइन में, कुछ गाइडलाइन में प्रॉब्लम निकल कर आ रही है जिसमें कि डिबेट डिस्कशन निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्जेम्ट किया गया है। अभी हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में 87% से भी ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है, और एग्जाम्शंस में जो कि 5 कैटेगरीज है उसमें से वन ऑफ द कैटेगरीज जो है वो एग्रीकल्चर है। सबसे बड़ा यही बात आता है कि जिसमें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है उसी को इस गाइडलाइन से बाहर रखा गया है। तो फिर इस गाइडलाइन के लाने का क्या फ़ायदा होता है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। साथ ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट और सेंटर का, क्योंकि यहाँ पे वाटर आपका स्टेट सब्जेक्ट में आता है,
व्हाट डज़ दिस मीन? इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ही होंगे, उसमें आपका शेड्यूल पढ़े होंगे। 7 शेड्यूल के तहत 3 आपका लिस्ट आता है। पहला है यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट जिसमें कि पार्लियामेंट कानून बनाती है। सेकंड है यहाँ पे स्टेट लिस्ट जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं। थर्ड है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो वाटर आ गया यहाँ पे स्टेट लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट में आ जाता है तो क्या होता है कि हर एक स्टेट जो है अपने हिसाब से वो कानून लेकर आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का न्यू गाइडलाइन लेकर आ जाते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्शन का कारण है। आप देखोगे कि एक सबसे बड़ा मेजर इशू यही है कि अगर जो भी स्टेट का जो सब्जेक्ट होता है उसमें अगर सेंटर ने कुछ कानून बना दिया तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी स्टेट के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही। तो ये एक मेन कंसर्न है आपको किसी ना किसी हर एक, मुझे लगता है कि हर एक टॉपिक पे होता है। जैसे आप देखो कि एग्रीकल्चर भी एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें आप देखो कि अभी फार्म बिल लाया गया, तो फार्म बिल के अगेंस्ट में जो है सारे स्टेट जो है, मेजोरिटी ऑफ स्टेट, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब खड़े हो गए हैं, उनको अपना अब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप कॉन्फ्लिक्शन देखोगे। इम्प्लीमेंटेशन इशू निकल कर आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इशू काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है अगर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रहा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो एप्लीकेशंस का है वो होना चाहिए, वो भी न्यू इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, इसका कहने का मतलब है कि एक ही जगह में जाकर आपको जितने भी तरीके का आपको फॉर्म भरना है, जितने के तरीके का आपको जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो एक ही जगह हो जाएगा। आपको 10 काम के लिए 10 डिपार्टमेंट दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट में भी इम्पैक्ट हो सकता है। माइनिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो है आपका रेगुलेटरी बिल में काउंट किया गया है और यहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ नॉमिनल जो ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन फ़ीस है वो यहाँ पे पे किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी प्रॉब्लम होगा। साथ ही जो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर है उसको यहाँ पे एड्रेस नहीं किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं डिप्लीट होते जा रहा है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो यहाँ पे नीचे होते जा रहा है। तो इसके बारे में किसी ने कहीं ने बात नहीं किया, तो इसके बारे में ये एक कंसर्न है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स जो कि यहाँ पे बल्क वॉल्यूम ऑफ रिजेक्टेड जो ग्राउंड वाटर यहाँ पे आपका है ग्राउंड वाटर है, जैसे कि ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, जो अर्बन सेमी अर्बन एरिया में अगर है तो अगर वो रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, तो वैसे इन्वेस्टर्स को ज़रूरत है कि इंसेंटिवाइज़ करें। यानी कि इंसेंटिवाइज़ करने से क्या होता है कि फिनेंशियल एड है, एक यहाँ पे आपको पैसे के हिसाब से मदद किया जाता है। तो एक रिवॉर्ड टाइप ही कह सकते हो कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर आपके अंदर एक इंथुजियाज्म रहेगा कि हाँ चलो नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करेंगे और भी बेटर काम करेंगे। तो ये देने की ज़रूरत है। वाटर रिसाइकलिंग पे फोकस करना है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि इजराइल जो है 90% अपने वाटर को रिसाइकिल करके ही यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलता है वेस्ट एशिया के सारे कंट्री में, बट स्टिल आप लोग को देखने को मिलेगा कि कहीं से भी वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। मेनली आपको इजराइल वाले कंट्री में तो देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर हमारे से शानदार शानदार होता है। वहाँ पे हमारे जो किसान इतना ज़्यादा रोते हैं, इतने ज़्यादा उनकी दयनीय स्थिति है। वही आप इजराइल में चले जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के हिसाब से और टेक्नोलॉजी का एक भरपूर और एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके वो लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से खेती करते हैं। तो हमें इंडियंस को इस तरीके का सीखना होगा कि वाटर्स को ऐसे वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको रिसाइकिल प्रोसेस में लाना ज़रूरी है। मतलब आप समझ सकते हो कि जितना 90% जो वो वाटर को रिसाइकिल करते हैं, हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है उसका सिर्फ 30% है। मतलब कितने कितना प्रॉब्लम है। ठीक है, रियल टाइम डेटा हमें यहाँ पे इशू कराना होगा। रियल टाइम डेटा यानी कि जब भी ज़रूरत हो, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं पे कोई डैम बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो आज मुझे अभी देखना है कि वहाँ पे कैसा काम चल रहा है। वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसके लिए उन्होंने एनओसी लिया कि नहीं, अगर लिया है तो उसके कंप्लायंस के थ्रू वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर मुझे अभी चाहिए तो मैं अभी जो है ये रियल टाइम डेटा मुझे मिल सके, तो इस तरीके का यहाँ पे काम करना है। साथ ही कैपिंग करना है वाटर यूज़ का। ये तो एक बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि वाटर यूज़ जो है कम से कम इस्तेमाल करें। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें लानी चाहिए कि जैसे आप कुछ स्टेट में देखोगे, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पानी पीने के लिए भी लोग खरीदते हैं, यानी कि खरीदते हैं वो पानी पीने के लिए, यूज़ करने के लिए भी खरीदते हैं। तो ऐसा पैसे तो नहीं देना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि लोगों पे कैप लगा देना चाहिए कि एक लोगों पे जो है ना, एक दिन में आप लोग इतना ही क्यूबिक पर मीटर जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ें, कैपिंग इज़ वेरी नेसेसरी। और आप लोग खुद पे भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना करें। जितना मिनिमम आप लोग पानी को इस्तेमाल कर सको वो उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सारी बातें तो हम लोग देख लिए, लेकिन अब चलिए कुछ इस टॉपिक से हटकर कुछ देख लेते हैं। टॉपिक से तो हट के नहीं, बट ये जो न्यू गाइडलाइंस है इससे हटकर कुछ आप लोग को बेसिक और भी जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए कि वाटर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बॉडीज़ है उसके बारे में समझते हैं। पहला है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी।
ये आप लोग देखो कि बनाया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये डायरेक्टली इस बार एक स्टेटमेंट पे जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछ लिया गया। तो देखिए इस तरीके से मैगजीन अगर आप वर्ड टू वर्ड अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे और रीड बिटवीन्स द लाइन्स, ये भी जो कहा जाता है कि आप लोग लाइन के बीच में भी पढ़ो, जो नहीं लिखा है उसको भी समझो, रीड बिटवीन्स द वर्ड्स, ये भी आप कर सकते हो। तो ये भी आप लोग को करना चाहिए, जिससे कि आप लोग बेटर तरीके से यहाँ पे एक ही मैगजीन से बहुत सारा आप लोग को जो है फ़ायदा हो सकता है। सेकंड यहाँ पे बॉडी है सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, और इस कमीशन का काम है यहाँ पे कि जो थ्रू आउट द जो वाटर का कैसा यूज़ हो रहा है, वाटर को कंजर्व करना, कंट्रोल करना, या फिर यूटिलाइज़ कैसे करना है वाटर रिसोर्सेज को, चाहे वो फ्लड कंट्रोल के पर्पज़ से हो, इरिगेशन के पर्पज़ से हो, नेविगेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, ईच एंड एवरी फील्ड जो कि वाटर से रिलेटेड है, तो वो सेंट्रल वाटर कमीशन यहाँ पे देखती है। अब देखते हैं कि ये जो वाटर को यहाँ पे सही तरीके से मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमारे यहाँ सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया। 2012 में एक नेशनल वाटर पॉलिसी लाया गया था, जिसमें कि कुछ फ्रेमवर्क बनाया गया था कि कैसे यहाँ पे पानी को इस्तेमाल करना है। उसके लिए कुछ कानून का सिस्टम भी बनाया गया था और एक प्लान एक्शन लाया गया था। उसके बाद नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये इनिशिएट किया गया है, जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसी का एक पार्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि डेवलप करना है, डेवलप प्लान लेकर आना है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद थर्ड है अटल जल योजना, जो कि अभी रिसेंटली लाया गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे फाइनेंशियल एड भी दिया जा रहा है, लेकिन मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना, वो भी 7 स्टेट में। तो 7 स्टेट है जहाँ पे बिगेस्ट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हद से ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्टेट में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तो 7 स्टेट यहाँ पे चूज़ किया गया है। तो कौन कौन से स्टेट है, आपकी स्टेट आती है तो उसको भी देख लीजिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पानी बचाओ पैसा कमाओ, सेव वाटर अर्न मनी स्कीम। ये स्कीम जो है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, जिसमें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है एग्रीकल्चर कंज्यूमर को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि जो भी किसान है, एग्रीकल्चर कंज्यूमर है, अगर वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कि सोलर पावर से अगर वो यहाँ पे दिन भर चार्ज हो रहा, और वो अगर इसको 1 यूनिट भी अगर ट्रांसफ़र कर रहे, तो उनको सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू 4 रुपया मिलता है 1 यूनिट ट्रांसफ़र करने का। तो डायरेक्ट बेनिफिट कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा डायरेक्ट जो है, जो भी किसान है, जो भी एग्रीकल्चर कंज्यूमर है, उनके खाते में डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कीम है। इस तरीके के स्कीम को और भी ज़्यादा स्टेट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस तरीके का इंसेंटिव्स दोगे ना, तो फिर लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो ये पूरी रही यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो क्या क्या हमने देखा, एक बार देखिए, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले समझे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि न्यू गाइडलाइन लाया गया। उसके बाद हमारे कंट्री में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि ताबड़तोड़ एकदम इस्तेमाल हो रहा है। न्यू गाइडलाइन में क्या क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ एग्जेम्पशंस भी रखा गया है, वो समझना है। कंपनसेशन अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे एनओसी नहीं ले रहे और कंप्लाइंस नहीं कर रहे तो पेनल्टी है। साथ ही कुछ रिलेटेड बॉडीज़ एंड इनिशिएटिव देखें। कंसर्न क्या है, इस गाइडलाइन में कुछ प्रॉब्लम है, उस कंसर्न को देखें, और वे फॉरवर्ड भी देखें कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो काफ़ी हॉलिस्टिक वे में आप देखोगे तो एक अच्छा आर्टिकल था, आपको ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जो कि है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। सो यहाँ पे 5th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है, एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, और ये जो पब्लिश किया जाता है, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, जो कि यहाँ पे CBD हम लोग कहते हैं। ये एक पीरियोडिक रिपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे लेटेस्ट डेटा होगा कि बायोडाइवर्सिटी का हमारे यहाँ क्या स्टेटस है, क्या ट्रेंड है, तो उसको समराइज़ किया गया है। ठीक है। तो ये आपका 5th रिपोर्ट है, यानी कि ग्लोबल समरी यहाँ पे होता है कि किस तरीके से जो इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, मेनली इसी को हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, और हर एक कंट्रीज़ का क्या यहाँ पे हाल चल रहा है। जो इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, पास्ट डिकेड में अगर इसका प्रोग्रेस देखें, तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल में अगर हम लोग देखें तो 20 टारगेट है टोटल, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिनके द्वारा फुल्ली अचीव किया गया है। और 6 टारगेट जो है ये पार्शली अचीव किया गया है कुछ कुछ कंट्री के द्वारा, जो कि यहाँ पे टारगेट 9, 11, 16, 17, 19, 20 है। तो एक बार देख लीजिए इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बारे में, तब आप लोग इसको डिटेल से आगे समझ पाओगे। इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट की अगर बात करूं तो 2010 में नागोया, जो कि यहाँ पे कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की पार्टीज़ हैं, उनके द्वारा एक स्ट्रैटेजिक प्लान लाया गया कि कैसे हम लोग अपनी जैव विविधता जो कि बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे 10 साल में कंजर्व करें। तो 10 साल का टारगेट लाया गया, जो कि 2011 से 2020 तक का था। तो इसलिए इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग इन डेप्थ कि 2020 में इसको यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि इसको अचीव करना है। 10 साल का फ्रेमवर्क था।
बट आप देखोगे कि एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान 20 एम्बिशियस बट रियलिस्टिक टारगेट इसको रखा गया था, जिसको इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग हल्का फुल्का देख लीजिए, छोटे शब्दों में यहाँ पे लिखा गया कि क्या क्या यहाँ पे टारगेट है। तो जो यहाँ पे कुछ कारण है, जैसे कि हैबिटाट लॉस हो रहा है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके रहने की जगह ही खत्म हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी जानवर है ना, उनके रहने की जगह खत्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे आइस शीट्स जो है वो यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण आइस में रहने वाले जो पोलर बियर वगैरह जितने भी स्नो लेपर्ड ये सब है, उनकी पॉपुलेशन डाउन होते जा रही है। साथ ही आप लोग देखो कि जो फिश सस्टेनेबिलिटी है, इसमें काम करना है, फार्मिंग को यहाँ पे फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल बनाना है, पॉल्यूशन कम करना है, इन्वेजिव जो स्पीसीज़ है उनको टैकल करना है, मिनिमाइज़ करना है जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी भी आप लोग देखो कि दीपावली आई नहीं है, बट फिर भी अब क्या है कि ठंड थोड़ी फील हो रही है। तो बहुत पहले ही अभी ठंड फील हो रही है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका क्लाइमेट चेंज का ही कारण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखा गया कि सेफ गार्ड इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जीन्स है। तो यहाँ पे सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है जो इकोसिस्टम सर्विस है। उसके बाद डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है, यानी कि वो फॉरेस्ट जो कि आपका कम हो गया फॉरेस्ट एरिया, तो उसको फिर से रिस्टोर करना है, क्योंकि जितना कम हमारे यहाँ जंगल होंगे, जितना कम हमारे यहाँ पेड़ पौधे होंगे, उतना ज़्यादा हमारा कार्बन जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उससे ग्लोबल वार्मिंग जो है और ज़्यादा होगी, और क्लाइमेट चेंज की इशू निकल कर आएगी। साथ ही हमें इम्प्लीमेंटेशन इन्हांस करना है, प्लानिंग करके, कैपेसिटी बिल्डिंग करके। तो इसके अंदर क्या क्या टारगेट है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है बायोडाइवर्सिटी को लेकर। जैसे आप देखते हो कि लोकल एरिया में जो भी वेटलैंड होते हैं उनके बारे में ही लोगों को नहीं पता होता है। और गंगा रिवर के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, तो जो भी 5 स्टेट है जिसमें से गंगा रिवर होकर गुजरती है, तो आसपास के लोगों को ही नहीं पता होता है कि गंगा रिवर आज की डेट में कितनी गंदी हो गई है। एक समय था जो कि सैक्रेड रिवर माना जाता था, लेकिन आज भी माना जाता है, बट वो है नहीं उस तरीके का, है कि नहीं। गंगा जल का उतना अच्छे से आप लोग देखो कि इस्तेमाल होता है, बट आप लेने जाओगे तो आपको बहुत गंदगी देखने को मिलेगी। साथ ही मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी जो है उसको यहाँ पे देखकर चलना है, साथ ही इम्प्लीमेंट करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो प्रेशर है उसको कम करना है, और सस्टेनेबल यूज़ यहाँ पे बढ़ाना है। सस्टेनेबल यूज़ कहने का मतलब है कि इस तरीके से इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करना है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि अपने आए और खा पी के चपट करके चल दिए, है कि नहीं फिर नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो अपना समझे, ऐसा नहीं करना है। नेचुरल रिसोर्सेज है उसको तबाह नहीं करना है, नहीं तो इन्वायरमेंट फिर हमारे ऊपर ऐसे ही भारी पड़ जाती है। साथ ही बेनिफिट जो बायोडाइवर्सिटी से मिलता है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे आप लोग देखो कि इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन कम होता है तो आप आराम से बाहर निकल पाते हो, जॉगिंग वॉकिंग सब कर पाते हो। साथ ही आप लोग जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो इन्वायरमेंट ठंडी होती है, आपको ज़्यादा गर्मी वहाँ पर टेम्परेचर हाई नहीं होता है। साथ ही अगर बात करें तो अगर पेड़ पौधे ज़्यादा है तो फल फ्रूट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, नहीं फल फ्रूट्स फूल फ्रूट्स ज़्यादा मिलते हैं, है कि नहीं तो इस तरीके का काम करना है। तो ये टोटल यहाँ पे 20 टारगेट है, ठीक है। तो 20 टारगेट है यहाँ पे इसका इकाई बायोडाइवर्सिटी का। अब देखते हैं आगे। तो इसी के बारे में इसको चेक किया गया है कि क्या इकाई बायोडाइवर्सिटी जो टारगेट है 20, क्या उसमें सबको अचीव किया है कि नहीं। बट कोई कंट्री ऐसे नहीं है जो कि अचीव किए, लेकिन हाँ 20 में से 6 टारगेट है जो कि अचीव किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सजेशन दिया जा रहा है कि हम लोग को 2050 का विज़न रखना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का, जैसे कि लैंड और फॉरेस्ट ट्रांजिशन करनी है। अभी आप लोग देखो कि जो लैंड और जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना है, हमें अपनी इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है। और जितना लैंड यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, जैसे कि आप देखो कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो कि बंजर होते जा रहे हैं और डिजर्टिफिकेशन होते जा रहे हैं, मरुस्थलीकरण में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो भी नहीं करने देना है। सस्टेनेबल फ्रेश वाटर ट्रांजिशन होनी चाहिए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है कि सेंट्रल स्टेट सारे गवर्नमेंट सारे डिफरेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक साथ आकर यहाँ पे काम करें, जिससे कि वाटर फ्लो को इंक्रीज़ करना है, इंप्रूव करना है वाटर की क्वालिटी को, और क्रिटिकल हैबिटाट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल करना है इन्वेसिव स्पीसीज़ जो कि दूसरे स्पीसीज़ आ जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें फ्रेश वाटर सिस्टम को रिकवर करना है, वो भी माउंटेन से कोस्ट तक। साथ ही सस्टेनेबल फिशरीज़ और ओशन ट्रांजिशन पे ध्यान देना है, यानी कि फिशरीज़ जो है आप लोग देखते हो कि जो कोस्टल एरिया है हमारा सदर्न वाला, उसमें फिशरीज़ जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमारे तमिलनाडु और जो यहाँ पे श्रीलंका का आप देखोगे कि जाफरा वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत झड़प होता है, क्योंकि हमारे अधिकतर तमिलनाडु जो है ना वो यहाँ पे जाफना वाले रीजन में रहते हैं, और कई बार जो है ये फिशरीज़ के चक्कर में यानी कि
करते करते यानी कि फ़िश पकड़ते पकड़ते वो श्रीलंका वाले एरिया में भी चले जाते हैं। तो यही चीज़ है कि हमें फ़िशरीज़ को सस्टेनेबल करना है। ऐसा नहीं है, आप लोग देखोगे कि कई बार ये भी इशू निकल कर आता है कि फ़िश पकड़ने के लिए जो बड़े बड़े नेट फेंके जाते हैं, कुछ तो नेट वो गायब हो जाते हैं, जिसके कारण आप देखो कि उसमें बहुत सारे छोटे बड़ी मछलियाँ, वेल्स मछलियाँ वो ट्रैप होकर अंदर ही अंदर मर जाते हैं। लेकिन उसमें ऐसे भी जाल फेंके जाते हैं जिसमें कि मछलियों के साथ साथ जो है आपके टॉर्टॉइस वगैरह वो भी पकड़ के आ जाते हैं। तो उस तरीके का काम नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका लाइफ ही ख़त्म हो जाता है, उनकी स्पीसीज़ जो है कम हो जाती है। तो वो काम नहीं करना है। एक अच्छा खासा जो है हमारे यहाँ अगर ओशन है तो उसको ट्रांजिशन करनी है और फिशरीज़ पे ध्यान देना है। साथ ही साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ट्रांजिशन करनी है, यानी कि जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम चलते आ रहा है उसको फिर से रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा, तो कुछ इनोवेटिव अप्रोच लाकर, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको और ज़्यादा हम लोग बढ़ाएं और जो हमारे बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम से कम करें। और इसी के साथ हमें फूड सिस्टम ट्रांजिशन करने की भी ज़रूरत है, जो कि एक सस्टेनेबल मैनर में होगा। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि ढंग से, जो आज की डेट में है ना, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खा लो। जैसे घर में खाना पकता है तो आप क्या करते हो कि सब कोई मिलजुल के खाते हो ना, सबका हिस्सा रहता है उसमें। ऐसा नहीं कि आप अकेले बैठ के किचन में सारा खा लेते हो, ये तो नहीं होता है। एक सस्टेनेबल मैनर में आप लोग डिनर करते हो, लंच करते हो, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे बांट चिट के खाना है, ऐसा खाना है। लेकिन ये नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है कि जितने लोग रहते हो उतना खाते हो, ये नहीं कि कल आने वाले लोग के लिए यहाँ पे रख दे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इन्वायरमेंट के लिए ऐसे ही कहा जा रहा है। तो इसीलिए सस्टेनेबल फूड सिस्टम रखना है जिसमें कि सारे लोगों को यहाँ पे फूड मिले, चाहे वो एक प्लांट बेस्ड भी जो कंजप्शन है वो सही से हो, और जो फ़िश और मीट का भी कंजप्शन है वो सही से हो। और साथ ही साथ यहाँ पे सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन करना है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, यानी कि ऐसी ही बिल्डिंग्स बनाइए जिसमें कि वर्टिकल जो आप कहते हो कि गार्डनिंग हो, यानी कि बिल्डिंग्स के अंदर भी आपका ग्रीनरी हो, इस तरीके का आपका बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। साथ ही यहाँ पे सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन ट्रांजिशन हो, यानी कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लेकर आना है। फेज़ आउट करना है जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको भी कम करना है। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूजन करना है, वन हेल्थ ट्रांजिशन करनी है। वन हेल्थ में क्या आता है कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की भी हेल्थ आती है, एनवायरनमेंट का भी हेल्थ आता है, और साथ ही साथ एनिमल के भी हेल्थ आते हैं। तो वन हेल्थ का जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे लेकर चलना है। बेटर तरीके से हम लोग को इकोसिस्टम मैनेज करना है, जिसमें कि एग्रीकल्चर, इको और अर्बन इकोसिस्टम सब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे बातें बताई जा रही है जो कि यहाँ पे करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में देखते हैं। 1993 में आया है। इसमें 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, दूसरा है सस्टेनेबल यूज़ करना जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट है। थर्ड है कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करना बेनिफिट का, जो कि यहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज से यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, और उससे निकल कर आ रहा है। तो इसका जेनेटिक रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना और इससे जो निकल कर आ रहा है उस बेनिफिट को शेयर करना, ठीक है। रेटिफाइड किया गया है 196 नेशन में, और इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इंडिया इसका पार्ट है, इसलिए इंडिया को भी यहाँ पे इकाई जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट है उसको अचीव करना है। तो इंडिया के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि कितना यहाँ पे अचीव किया गया। तो इंडिया, जैसे कि आप देखो कि इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट में टोटल 20 टारगेट है, लेकिन इसको थोड़ा कॉम्प्रेस करके हमारे इंडिया में टोटल इसको जो है मिला के 12 टारगेट रखा गया है। तो 12 में से अभी जो आपको स्टेटस देखने को मिलेगा इन 2020, अभी तक यहाँ पे सिर्फ 2 टारगेट ऐसे जिसको कि हमने अचीव किया है। रेस्ट ऑफ द 10 टारगेट अभी रखी हुई है जिसे हमें अचीव करना बाकी है। फाइन। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, या फिर प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। जैसे कि एक तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल हो गया जो कि बायोसेफ्टी के ऊपर है, दूसरा यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल है जो कि यहाँ पे एक्सेस है जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस करने का। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी के ऊपर है, यहाँ पे क्या है कि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मूवमेंट को यहाँ पे गवर्न करने के लिए, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूवमेंट करने वाले होते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनको यहाँ पे गवर्न किया जाएगा। साथ ही नागोया प्रोटोकॉल है जिसमें कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उसके एक्सेस को यहाँ पे अवेलेबल बनाया जाएगा, और उसका जब एक्सेस करेंगे तो उसको शेयर भी करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्वायरमेंट से अगर सन की रोशनी आ रही है तो विटामिन डी सिर्फ आप ही लोगे, नहीं, सबको विटामिन डी लेगा, उससे जो आने वाला नेचुरल रिसोर्सेज है और जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उससे जो उत्पन्न होने वाली जो बेनिफिट है उसको सब में शेयर करना है। तो ये है नागोया प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो ये दोनों भी बातें याद रखनी है। 2050 का जो विज़न है ना बायोडाइवर्सिटी का, ये अडॉप्ट किया गया है इसी प्लान को देखते हुए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो विज़न है, यहाँ पे इसका थीम है लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, और ये आपका बाय 2050 बायोडाइवर्सिटी जो है वो वैल्यूड होगा, कंजर्व्ड होगा, रिस्टोर्ड होगा और वाइजली यूज़ किया जाएगा। मेनली यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और हेल्दी प्लानट यहाँ पे बनाना है, इस तरीके का एम है इसके अंदर। तो ये पूरी तरीके से आपका इस रिपोर्ट के बारे में हो गया।
जो कि हम लोग देखें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। अब एक और रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, शॉर्ट ही ये आर्टिकल है, लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड फंड देखने को मिलेगा, एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए, उनके द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है द लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020। साथ ही यहाँ पे लिविंग प्लानट इंडेक्स भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, याद रखना है। लिविंग प्लानट रिपोर्ट की बात करें तो ये हर 1-2 साल में आपको देखने को मिलेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया जाता है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है और प्लानट का कैसा हेल्थ है। ठीक है, हमारे पृथ्वी का, हमारे प्लैनेट जो है, ग्रह का कैसा हेल्थ है, इसको देखा जाता है। तो इसमें क्या क्या फाइंडिंग किया गया है देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एवरेज जो 68% यहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ है मैमल का, बर्ड का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का या फिश का, वो डिक्रीज़ हुआ है। यानी कि जो आपकी चिड़ियाँ होते हैं, जो एम्फीबियंस है, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी, रेप्टाइल्स है, वो सबका जो है अगर 1970 से लेकर 2016 के बीच में देखें तो 68% तक डिक्रीज़ हो गया पॉपुलेशन साइज। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है तब से आप देखोगे कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और ह्यूमन का एक्टिविटीज़ इतना हद तक बढ़ चुका है कि हम लोग फॉरेस्ट को भी, जंगल भी साफ़ करते जा रहे हैं, ग्रासलैंड को भी साफ़ कर रहे हैं, वेटलैंड भी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं, और ये सारा काम हम जैसे ह्यूमन बींग के कारण हो रहा है। ठीक है, 75% जो अर्थ का आइस फ्री लैंड सरफेस है वो भी आप देखोगे कि अल्टर्ड हो गया। 85% से ज़्यादा जो ग्लोबल वेटलैंड है वो ख़त्म हो चुका है, और इंडिया में आप देखोगे कि 1/3 जो नेशनल वेटलैंड है वो आज की डेट में ख़त्म हो ही चुका है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी 2 वेटलैंड को इंक्लूड किया गया है, उसका नाम आप लोग को बताना है, रिसेंटली अभी किया गया है। मैं नेक्स्ट लेसन जब डिस्कस करूँगी तो आपको बता दूंगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और इससे जो है 1 मिलियन स्पीसीज आप देखो कि बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 5 आपको लाख एनिमल्स देखने को मिलेंगे और 5 लाख इंसेक्ट्स हैं, 5 लाख एनिमल एंड प्लांट्स हैं और 5 लाख इंसेक्ट्स हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का यहाँ पे है वो टेरेस्ट्रियल सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया बताया जा रहा है वो लैंड यूज़ चेंज बताया जा रहा है। यानी कि ज़मीन का जो हम लोग आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि ज़मीन कोई भी लोग देखते थे तो उस ज़मीन में क्या था कि खेती बाड़ी करने लगते थे। आज की डेट में जो ज़मीन आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलता है, चाहे आप लोग मॉल वगैरह देख लो या फिर पार्किंग जोन देख लो या फिर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन जोन वो बन जाता है। साथ ही ये सबसे मेन कॉज है जो कि आज के डेट में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। बहुत सारे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे लैटिन अमेरिका में लॉस हो चुका है, और यहाँ पे एक अलार्मिंग स्टेट आ चुका है जिसको कि 94% तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन लॉस है वाइल्ड लाइफ का। साथ ही साथ अगर हम लोग 1970 से देखें तो हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो भी यहाँ पे अर्थ का जो रेट है रीजनरेशन का वो भी एक्सीड कर गया है। यानी कि हम लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को कि वो खुद को जो रीजनरेट करता है, जैसे आप देखते हो कि हर एक चीज़ रीजनरेट होती है हमारे इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट पे, तो जो जिस रेट से वो रीजनरेट होते हैं ना उससे पहले ही हम लोग उसको खा पी के रख देते हैं, तो वो उस तरीके का रीजनरेट भी नहीं हो पा रहा है, ये एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये फाइंडिंग बताया गया। इसके साथ साथ आपका एक और रिपोर्ट है जो कि है लिविंग प्लानट इंडेक्स, तो इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे क्या देखा जाता है, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसकी स्टेट को देखा जाता है, जो कि पॉपुलेशन ट्रेंड, यानी कि जो वर्टिब्रेट स्पीसीज़ होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके पॉपुलेशन ट्रेंड को देखा जाता है। अब यहाँ वर्टिब्रेट कहने का क्या मतलब है, 2 तरीके के स्पेसीज होते हैं, एक वर्टिब्रेट एक इनवर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट भी आप कहते हो। तो जिस स्पेसीज में पीछे आपका बोन देखने को मिलेगा और बैक भी होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड बैक बोन भी आपको देखने को मिलेगा, वो होते हैं वर्टिब्रेट स्पेसीज। ठीक है, तो इसकी ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे देखा जाता है, एक्सेस किया जाता है। इसको जो अडॉप्ट किया गया है ये CBD के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, और यहाँ पे जो टारगेट है उसको 10 साल का टारगेट यहाँ पे रखा गया था लिविंग प्लानट इंडेक्स का। लिविंग प्लानट इंडेक्स में जो है जो अबंडेंस है, यानी कि 21,000 पॉपुलेशन है मैमल्स के, बर्ड्स के, फिश के, रेप्टाइल्स के, तो उनको यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो थ्रेटेंड और जो नॉन थ्रेटेंड स्पेसीज़ है उनके डेटा को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे कितने स्पेसीज़ है जो कि आज की डेट में किसी भी कारण उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, या फिर कैसे कितने ऐसे स्पेसीज़ है जिनका पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं भी कम हो रहा है। ठीक है, तो इन सब का डेटा रहता है। साथ ही यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्पेसीज़ है जो लॉस्ट हो रहा है और एक्सटिंक्शन हो रहे हैं उसको यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है, यानी कि ये आपका एक अलग स्पेसीज़ है, अलग क्राइटेरिया है, जिसमें कि आप लोग देखो कि कितने स्पेसीज़ लॉस्ट हो चुके हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लॉस्ट होने के कगार में है, उनके बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन जो थ्रेट होता है, डर होता है कि हाँ डर से जो है इतने स्पेसीज़ ख़त्म हो गए और डर से इतने स्पेसीज़ ख़त्म नहीं हुए, तो इसके बारे में बताया जाता है। तो ये रहा लिविंग प्लानट इंडेक्स के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे दोनों हो गया, द लिविंग प्लानट रिपोर्ट, इसी के अंदर लिविंग प्लानट इंडेक्स भी देखने को मिलेगा। फाइन,
तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट लेसन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सोशल इश्यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो साइंस एंड टेक है उसके तरफ बढ़ेंगे। तो अगस्त मंथ की भी कुछ कुछ टॉपिक आपकी बची हुई है, तो उसको भी आपका साइमल्टेनियसली उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी, नो इशू। साथ ही साथ आपका तमिलनाडु भी स्टार्ट हो चुका है, जो हिस्ट्री की बुक है, तो उसकी भी लेसन देखते रहिएगा, आपको उसकी भी लेसन जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में से ज़रूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको जब भी यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँचता है, जब भी मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ वीडियो, तो हर दिन आपको 4 बजे यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए नो डाउट। बाकी आप लोग को और भी वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। समटाइम्स मैं यहाँ पे क्विज़ की सेशन डालती हूँ, समटाइम्स कुछ आपको तमिलनाडु की बुक की भी देखने को मिलेगा, तो वो सब आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।